नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए, सबसे पहली खबर जो है उसे सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे। हालांकि दिन भर से ये खबर चल रही है और इसके एक दो दिन पहले से भी इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी। आपने कितना सोना अपनी आंखों से देखा होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास के जंगलों में आधा क्विंटल सोना बरामद हुआ है, और वो भी लावारिस। उसका कोई भी स्वामी अभी तक सामने नहीं आया है। बहरहाल खबर बताते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा उसे इसी तरह से डिकोड करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक धन कुबेर निकला। पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति का यह मामला है। 2 दिन से इनकम टैक्स की रेड चल रही है और इसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले तो गाड़ियों से कैश मिलता है 2 बैग में, और इसके बाद एक गाड़ी मिलती है राजधानी भोपाल के पास के ही जंगलों में, और उससे मिलता है 52 किलो सोना। जी हां, सही सुना आपने, 52 किलो सोना। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी और चीज की नहीं है, सोने की है। इतना सोना देख लीजिए, शायद आपने पहली बार देखा होगा, हम पहली बार देख रहे हैं कि 52 किलो सोना होता कितना है। लेकिन अब आप इसे ऐसे समझिए कि इस सोने की कीमत जो भी रही हो, जिसका भी ये सोना है, वो इसे उठाकर एक गाड़ी में भरकर जंगल में छोड़ जाता है। आप समझिए उसके पास संपत्ति कितनी अकूत होगी कि उसका एक हिस्सा वो इस तरह से छोड़ गया। अब आपको बताते हैं उस कार्रवाई के बारे में जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही है। सौरभ, जिस पूर्व आरक्षक की बात हम कर रहे हैं, आरटीओ विभाग में पदस्थ था, ये दोनों ही खबरें चूंकि एक दूसरे से लिंक बताई जा रही हैं, अभी तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई का एक हिस्सा, या कह लीजिए कि जुड़ते हुए तार इस इनोवा तक जा रहे हैं। वो इनोवा जिससे 52 किलो सोना मिला है। इससे पहले 40 किलो के लगभग चांदी, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। सौरभ शर्मा ने 12 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बनाई, इस बात के भी सबूत मिल रहे हैं। लेकिन एक और बात गौर करने वाली, पूर्व आरक्षक रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया था और इसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में वो काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि यही अकूत संपत्ति 52 किलो सोना, इसके तार कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा से भी जुड़ सकते हैं। तफ्तीश जारी है और इस बात को जानने समझने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं कि यह सोना किसका है। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार चल रही कार्रवाई, इस B11 बंगले से मिली हुई चीजों से इस 52 किलो सोने को भी जोड़कर देखा जा रहा है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो कुछ ही वक्त में, कुछ ही दिनों में सामने आ ही जाएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज की इस पहली खबर के साथ थोड़ा चौंक जाइए, थोड़ा संभल जाइए कि 52 किलो सोना होता कितना है, वो हमने आपको बता दिया। कल रातीगढ़ में एक व्यक्ति, थाना रातीगढ़ में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक इनोवा क्रिस्टा जो मंडौरी से कोतलपुरा रोड जाता है, वहाँ पर लावारिस हालत में काफ़ी देर से खड़ी हुई है और उसमें लगभग 7-8 बैग जो है रखे हुए हैं। इसमें मौके पर पहुंचकर जब स्टाफ के द्वारा देखा गया तो उसमें संदिग्ध अवस्था में जो है काफ़ी सारे बैग्स उस गाड़ी में रखे हुए थे। इसमें अंदेशा लगाया गया कि जो विभिन्न कार्रवाइयाँ जो रेड्स वगैरह की जा रही हैं कई विभागों के द्वारा,
उसको लेकर के हो सकता है कि किसी ने वहां पर इस तरीके से अपनी संपत्ति को छुपाने के प्रयास किया गया हो। इसमें आयकर विभाग को सूचना दी गई तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत रूप से जो है गाड़ी का कांच तोड़ करके उसमें से बैग निकाले गए। जो बैग्स में लगभग 52 किलो सोना जो कि गोल्ड ब्रिक्स के रूप में था वह बरामद हुआ और लगभग 10 करोड़ का कैश उसमें से बरामद हुआ। मध्य प्रदेश में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा की बयार चल रही है और इसी की ओर सीएम मोहन यादव के बढ़ते कदम मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सोलर एनर्जी उपकरणों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य पहले ही बन चुका है। अब प्रदेश में सोलर पावर प्लांट्स की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी क्षेत्रों में प्रदेश को आत्मनिर्भर और जीरो कार्बन उत्पादक राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। ये बात हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगर मालवा को जो सौगात मिली है वो इन्हीं बातों से खुद को जोड़ती है। आज आगर मालवा पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई परियोजनाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सौगातें दी, देखिए इस रिपोर्ट में। 70 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा, जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा यह अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार है? चलिए अगली खबर का अब रुख करेंगे। खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश विधानसभा की 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र यानी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। कुल 5 बैठकें हुई। इसमें प्रश्नोत्तर समेत विधायी, वित्तीय और लोकहित के अनेक कार्य पूरे हुए। सदन ने वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को स्वीकृति प्रदान की। कुल 1767 प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें से 1070 प्रश्न ऑनलाइन शीतकालीन सत्र में 142 विधायकों ने सदन के माध्यम से पूछे। ध्यानाकर्षण की कुल 452 माफ कीजिए, शून्यकाल की 171 और 267 याचिकाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा जनविश्वास विधेयक समेत 10 शासकीय विधेयक भी पारित हुए। विधानसभा की विभिन्न समितियों के कुल 41 प्रतिवेदन इस सत्र में प्रस्तुत हुए। 17 दिसंबर को पहली बार निर्वाचित महिला सदस्यों को सवाल पूछने का भी मौका मिला। एक ये क्षण भी इस बार सत्र में सामने आया। मध्य प्रदेश विधानसभा के 68 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर भी सदन में विशेष चर्चा की गई। और संसद में धक्का मुक्की का असर भी मध्य प्रदेश विधानसभा में देखने को मिला। शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने मुद्दा उठाया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। दरअसल ये सब कुछ जुड़ा हुआ था दिल्ली में हुई धक्का मुक्की से जुड़ा हुआ। दरअसल दिल्ली में संसद के बाहर सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की और फिर आरोप लगा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया एक सांसद को, जिससे कि वो चोटिल हो गए। भोपाल में इस विषय पर खूब हंगामा देखने को मिला। प्रमुख झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की का आरोप लगाया। वहीं सदन के बाहर भी बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस पर हावी रही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी। वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अम्बेडकर जी की बात मानते हो तो अम्बेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है।
अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को हताश और निराश बताया। जब कांग्रेस के लोग जब कहते हैं कि हम संविधान बचाने की वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है वो अक्षम्य है। और राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में हताश और निराश हो गई है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य करने में लगी हुई है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो कांग्रेस की स्थिति बनी है। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका मामला यहाँ कैसे उठाया जा रहा है। राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया उस पर सरकार मौन है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। विपक्ष की तरफ से तो बात इसके पहले भी अलग आती रही है। मैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान को खत्म करने में जो लगी है, 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहेब के बारे में जो टिप्पणी की है, वो भी संविधान का अपमान था, बाबा साहेब का अपमान था। और उसी का एक उदाहरण आज इन्होंने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो बिना राष्ट्रगान के स्थगित कर दी है, तो ये भी संविधान को खत्म करने का दूसरा एक उदाहरण है। वहीं हंगामे के चलते इस बार कार्यवाही में सत्र के समापन में राष्ट्रगान नहीं हो पाया। दोनों ओर से शोर शराबे और हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, सत्र की समाप्ति के पहले राष्ट्रगान नहीं हुआ, ये सदन का अपमान है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और इसी तरह से रायपुर यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। 4 दिन का बेहद छोटा सा सत्र रहा, लेकिन हंगामेदार भी खूब रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित हुआ, जो कि इस शीतकालीन सत्र की सबसे बड़ी बात रही। नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। इसके साथ ही नगरीय निकाय में अब प्रशासक की नियुक्ति हो सकेगी और महापौर और अध्यक्ष के चुनाव भी एक साथ हो सकेंगे। 50% अधिकतम की सीमा में ओबीसी का आरक्षण होगा। और एक और बड़ी बात, दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड से बनी सड़क सहित अन्य कार्यों की जांच के आदेश भी सामने आए। CGMSC रीजेंट खरीदी की EOW से जांच का ऐलान हुआ और विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन वृद्धि को भी मंजूरी मिली। साथ ही धान खरीदी, प्रदूषण, अवैध रेत खनन, अवैध परिवहन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। एक बड़ी बात जो इस बार सत्र में देखने को मिली वो ये थी कि प्रश्नकाल में माननीय अपनों से ही घिर गए। विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष के कुछ सीनियर विधायक भी नजर आए। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर और देखिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कितनी हंगामेदार और कितनी तीखी बहस वाली रही और साथ ही क्या कुछ चीजें इस सत्र से निकलकर सामने आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही हंगामे और तीखी बहस के बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने अशासकीय संकल्प पेश किया, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने विस्तार से जवाब दिया। मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद मोहले ने अपना संकल्प वापस ले लिया। हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 4 दिनों के इस शीतकालीन सत्र में जितने भी हमारे विषय आए, विधि विधायी कार्य आए, उनका हमारे सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पे सभी हमारे मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने
विपक्ष ने, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चाहे वो प्रश्न के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, स्थगन के माध्यम से हो, अशासकीय संकल्प हो, इस सारे विषय इस सदन में आए और एक बहुत ही अच्छे वातावरण के साथ में ये सदन का आज सत्रावसान हुआ है। इसी सत्र में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश के पोहा उद्योग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अशासकीय संकल्प पेश किया। उन्होंने पोहा उद्योग पर मंडी शुल्क को घटाकर 1% करने की मांग की। चर्चा के बाद मंत्री ने इसे स्वीकार किया और शुल्क घटाने की घोषणा की। इससे प्रदेश के पोहा उद्योगों को बड़ी राहत मिली और व्यापारियों में इस निर्णय को लेकर खुशी देखी गई। दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। विपक्ष के 34 विधायकों ने कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विभाग की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर नाराज हो गया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे माहौल और गर्मा गया। स्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। कानून व्यवस्था पे आज स्थगन था और ग्राह करके चर्चा कराने की मांग हम लोगों ने की, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम लोग इसके विरोध स्वरूप गर्भगृह में गए, स्वयं निलंबित हो गए और निलंबित होने के बाद राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पुतले के सामने हम वहां बैठे थे। श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि पिछले सरकार के समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटाले का सिलसिला चला, उससे प्रदेश में एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति और डिमांड के 15 दिनों में ही 2 बार खरीदा गया। इस घोटाले को लेकर विधानसभा में ईओडब्ल्यू से जांच कराने के लिए कहा गया है। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। इस सत्र में जहां पोहा उद्योग को राहत देने जैसे सकारात्मक फैसले लिए गए, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। हंगामे और बहस के साथ शीतकालीन सत्र की समाप्ति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कई मामले इससे पहले आप सुनते आए होंगे, लेकिन बीते 10 दिनों में जो 2 घटनाएं हुई हैं, उन्होंने धर्मांतरण जैसे मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। धर्मांतरण की वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और बिल्कुल ऐसी ही खबर जो है 10 दिन पहले भी सामने आई थी। आज की जो खबर है वो बालोद से जुड़ी हुई है, लेकिन 10 दिन पहले धमतरी में भी एक व्यक्ति ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। आज की पहले खबर आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि 10 दिन पहले क्या हुआ था। बालोद के अर्जुंदा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वो अपनी पत्नी के धर्मांतरण करने से दुखी है। धर्मांतरण करने से तो वो दुखी था ही, उसने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उसकी पत्नी उस व्यक्ति पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रही है। सूरज नाम के इस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि उसकी पत्नी उस पर भी धर्मांतरण के लिए दबाव बना रही है।
सुसाइड नोट में आरोपी महिला के साथ उसके माता पिता और भाई पर भी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। अब जो बात मैंने आपसे शुरू में कही कि धर्मांतरण के दबाव में आत्महत्या का ये दूसरा मामला है। पहला मामला कब हुआ वो अब आपको बताते हैं। 9 दिसंबर को धमतरी में भी एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना और धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के कुछ समय बाद ही उसने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धमतरी के लिनेश साहू नाम के इस व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। बहरहाल कार्रवाइयां जारी हैं, जांच भी चल रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि धर्मांतरण जिस तरह से पैर पसार चुका है इन इलाकों में, बालोद और खासतौर पर धमतरी में, और अब उसके जो इस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं कि दबाव बनाने के बाद लोग इतने मजबूर हो जा रहे हैं कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, ये निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया। कारण की वो आए दिन तीन का झगड़ा चल रहा मात्र यीशु के नाम से। यीशु धर्म परिवर्तन काजल ने किया था। काजल को बोला उसको छोड़ो, हम लोग हिंदू में रहेंगे, हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म का है, हम लोग हिंदू ही मानेंगे, हिंदू में जिएंगे, हिंदू में मरेंगे। हम लोग वो चर्च नहीं मान सकते, चर्च जा नहीं सकते ऐसा कर। उसके बाद भी लड़की नहीं माना तो अंत में कई बार बोल चुका मेरे को तलाक दे, तो तलाक भी देने के लिए मैं इनकार कर दिया लड़की ने, मैं नहीं दूंगा तलाक। यहाँ तक कि एकदम से ज़्यादा हदास हो गया है। एक बार तो नींद का दवाई खा कर वो हॉस्पिटल बेहोश पड़ा था, मैंने उठाया, बड़ा मुश्किल से वो दरवाज़ा खोला 24 घंटे के बाद, फिर हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती किया उसको। लगभग 5 तारीख के आसपास सबसे पहले लड़का का फोन मेरे पास आया था कि उसकी मिसेज उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, आए दिन यीशु मसीह को लेकर उसके ऊपर प्रेशर करती है, या तो उसको तलाक अलग रहने की बात करती है करके। लड़का भी चाहता था कि वो यीशु मसीह को मानती है तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा, लेकिन लड़की डराती बस थी, अलग होना नहीं चाहती थी। इस मामले को लेकर दोनों के बीच हमेशा तनाव रहता था और लड़का हमेशा परेशान रहता था कि मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। इसके चलते उन लोग के बीच विवाद हुआ था लगभग 5 या 6 तारीख के, तो ये अपने ससुराल चल दी थी। उसके बाद लड़का बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे को फ़ोन किया कि भैया कैसे करूं करके, तो मैं बताया कि तू इनतला रिपोर्ट आप थाने में ले जाके दे करके। तो जब लड़का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं थाने चल दूं अकेले, कभी वो ऐसा काम देखा नहीं था। थाना अर्जुंदा में गजेंद्र देवांगन के आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस टीम वहां पर उपस्थित थी। पंचनामा के दौरान उसके दीवार पर आत्महत्या करने का उल्लेख एक प्रकाश देवांगन नामक व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपए नहीं दे रहा है और मैं अपने सास ससुर और पत्नी के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, ऐसा लेख किया है। इस तरह की सुसाइड नोट भी एक बरामद हुआ है जिसमें पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से इसमें मर्ग जांच कर विवेचना में दिया गया है और सुसाइड नोट के तथ्यों की बारीकी से जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए एक आखिरी खबर के साथ हम आपको आज के कार्यक्रम के अंत की ओर लेकर चलते हैं। सीएम मोहन का ये अनोखा अंदाज आज देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल इंदौर के दौरे पर थे। कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, लेकिन इस दौरान अचानक उनका हेलीकॉप्टर जो है वो सड़क पर लैंड कर गया। लोग हैरान रह गए कि आखिर सीएम सड़क पर अपने हेलीकॉप्टर के साथ लैंड क्यों करने उतरे। तो पता चला कि एक सड़क की क्वालिटी की जांच के लिए यह हेलीकॉप्टर उतारा गया था। सीएम मोहन का यह हेलीकॉप्टर था और सड़क की गुणवत्ता परखने के लिए ही सीएम ने सड़क पर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया। इसके बाद उन्होंने संभागायुक्त माफ कीजिए और फिर कलेक्टर से सड़क निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की। तो बहरहाल इस तरह की तस्वीरें अच्छी लगती हैं जब प्रदेश के मुखिया प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी कुछ इस अंदाज में लेते हैं। बहरहाल सीएम मोहन का यह अनोखा अंदाज है और इससे पहले भी कई बार अलग अलग तरह से सामने आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ खबरों के साथ जिन्हें सुनकर जानकर आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।